नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के बात करने वाले हैं। जो भी छात्राएं पूर्व में जो अपना आवेदन कर चुकी हैं और उनका वेटिंग फॉर पेमेंट दिख रहा है, तो उनका पैसा कब आएगा, लगातार आप सभी का ये सवाल है। बहुत लोगों ने ये पूछा कि हमारा बैंक सीडिंग स्टेटस जो है हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। तो ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक सीडिंग आपको कैसे चेक करना है। साथ ही आपका कॉलेज जो है लिस्टेड है कि नहीं मेधासॉफ्ट के वेबसाइट के ऊपर, ये भी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। कुछ जानकारियां हम आपको शुरू से देते हुए चलते हैं। इन जानकारियों के ऊपर जो आप गौर फरमाइएगा। सबसे पहला जानकारी, जिन्होंने भी ये सवाल किया है कि हमारा आवासीय प्रमाण पत्र 2019-2020 का बना हुआ है तो क्या चलेगा, तो जी नहीं, आपका 2019-20 इन सभी का अगर आवासीय प्रमाण पत्र बना है तो आप जो है एक नया आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दे। और आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो है ब्लॉक लेवल से ही बना होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। क्योंकि जब मेधासॉफ्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें आपको BRCCO करके जो आपका आवासीय नंबर होगा आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर, वही नंबर आपको फिल करना रहेगा वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन के दौरान। एक चीज़ और आप जो है ध्यान रखिएगा, आपके फादर्स का नेम जो है, आपका मान लीजिए आधार कार्ड पे आपके फादर का नेम जो है, साथ ही साथ वेबसाइट पे जो आपके फादर का नेम चढ़ा है वो सभी सेम होना चाहिए। अगर वो इधर उधर होता है तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं, उसमें आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ सलाह देना चाहूँगा, जब भी कभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस टाइम जब मैं पूरा प्रोसेस वाला वीडियो बनाऊँगा तो आप एक एक प्रोसेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। मैंने शुरू से लेकर के अंत तक यही बोला है कि किन्हीं का अगर शादी हो गया है, अगर वो अपना आधार कार्ड के ऊपर हस्बैंड नेम चढ़वा ली है तो दिक्कत उससे नहीं होगा। लेकिन यही है कि आवासीय प्रमाण पत्र आपके पिताजी के घर का होना चाहिए, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र से ही आपका सारा कुछ वेरिफिकेशन होता है। अब रही बात कि आधार से क्या होता है, तो आधार से सिर्फ आपका नेम मैच किया जाता है। आपका नेम और आपका जो बैंक अकाउंट सीडिंग है वो मैच किया जाता है। बैंक अकाउंट सीडिंग मीनिंग कि आपका जो बैंक आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दे रही हैं वो बैंक में जो सीडिंग है वो आधार से है कि नहीं। सीडिंग को ही DBT हम बोलते हैं, अलग नाम नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसे कहते हैं। सरकार का किसी भी प्रकार का अगर आपको लाभ लेना होता है तो वो सीडिंग और DBT होना चाहिए। दोनों जो है एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से बस हम इसको जानते हैं। बैंक सीडिंग बोल लीजिए या फिर DBT बोल लीजिए। DBT के थ्रू जो है गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपको देती है, जिसके लिए बैंक सीडिंग होना ज़रूरी है। यानी कि आप जो बैंक रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा वो आपके UIDAI के वेबसाइट पे लिंक्ड होना चाहिए, तभी उसी खाते में पैसे जाएगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होते हुए हमने देखा है कि जिस भी खाता से आपका लिंक होगा, यानी जिस भी खाता से सीडिंग होगा उस खाते में भी जा सकता है आपका पैसा। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो अकाउंट नंबर दिया वो बैंक सीडिंग में सीडेड नहीं है, तो उसमें पैसा न जा करके किसी और खाते में चला गया जिससे उनका सीडेड है। तो ऐसा केस भी देखने को मिला है, इसलिए आप लोग अपना सीडिंग वाला ही अकाउंट जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा। और कॉलेज लिस्ट का अब हम बात कर लेते हैं। अगर इसके अलावा भी मन में अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक छात्रा का कमेंट था जिसमें कि उन्होंने ये पूछा कि मेरा पहले बैंक सीडिंग नहीं था, बाद में हमने बैंक सीडिंग करवाया, अभी वेटिंग फॉर पेमेंट दिख रहा है, पहले बैंक रिजेक्ट हो गया था, अभी क्या करना होगा, रीअप्लाई करना होगा। तो आपको रीअप्लाई करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब तक कि फाइनल स्टेटस में रिजेक्टेड नहीं हो जाता है, मैसेज नहीं आ जाता है, तब तक आप रीअप्लाई कर नहीं सकती हैं। एक चीज़ और कि अगर आपने बैंक सीडिंग कंप्लीट करा लिया है उसका, तो एक बार UIDAI के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए कि बैंक सीडिंग डन हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो रीवेरिफिकेशन होगा जब पेमेंट स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल फंड में पैसे नहीं है, जिसकी वजह से पेमेंटिंग रुकी हुई है। जैसे ही फंड में पैसा आ जाएगा तो फिर पेमेंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये पेमेंटिंग स्टार्ट होने का जो टाइम मेरे को लगता है कि अब अगले साल ही होगा, क्योंकि इस साल फंड की थोड़ी किल्लत रहेगी और अगले साल से जो है फिर से पेमेंट आप लोग का होना शुरू होगा। तो टाइम तो अभी लगने वाला है अच्छा खासा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन से कॉलेजेस लिस्टेड है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा जो गूगल पे आना है, लिखना है क्लिक टुडे। क्लिक टुडे लिखने के बाद जो आपको पहला वेबसाइट खुल करके आएगा, ये जो सामने दिख रहा है क्लिक टुडे वेबसाइट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके सामने आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा मेधासॉफ्ट। इसके बाद जब आपको सर्च कर देना रहेगा मेधासॉफ्ट लिखने का, जब आप सर्च करिएगा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेधासॉफ्ट स्कॉलरशिप। ये आपको दिख रहा होगा मेधासॉफ्ट बिहार NIC.स्नातक
2022 पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स जो आपको दिखाई देंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि कोई सा एक जो है आप लिंक पे क्लिक करके खोल लीजिए। मैं आपको बोलूँगा कि चेक स्टेटस वाले पे आप जो है क्लिक करिएगा। जैसे आप चेक स्टेटस वाले पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जिन्होंने पूर्व में अप्लाई कर रखा होगा वो अपना स्टेटस यहाँ से देख सकती हैं, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डालते हुए और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद जो आपको यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिख रहा है और लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज आप डायरेक्ट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप जो है अपने यूनिवर्सिटी का पहले नाम सेलेक्ट करिएगा। नाम सेलेक्ट करने का जो कॉलेज का कोई आप जो है नाम यहाँ ढूंढ लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज का नाम इसमें नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। एकेडमिक सेशन में आप जो है फिलहाल 2018 से 21 सेशन ही सिलेक्ट करिएगा अगर बिहार विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि आप पाटलिपुत्रा की हैं। मैं एक बार पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का भी चेक करके बताता हूँ। तो पाटलिपुत्रा की अगर आप होंगी तो आप जो है पाटलिपुत्रा सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप होंगी तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद जो है हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एकेडमिक सेशन में हम 19 से 22 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है 19 से 22 और यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी कोर्सेज लिस्टेड है, यहाँ पे ऊपर में देखिएगा कॉलेज का नेम है, कोर्स नेम है, सेशन एंड फैकल्टी, यहाँ पे जो भी लिस्टेड है उनको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो शो हो रहा है आप सभी का। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आपको अपने कोर्सेज को देखने हैं। इन सभी कोर्सेज को जो है पैसा मिलता है। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अकाउंट्स ग्रुप को भी मिलता है। तो जो भी आपका कोर्सेज रहेगा उसको आप यहाँ से चेक कर सकती हैं। अगर कॉलेज का नाम नहीं रहेगा इसमें तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ। साथ ही सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को भी जो है मान्यता नहीं दिया गया है, सिर्फ उनकी डिग्री का मान्यता है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए उनको मान्यता नहीं दिया गया है। अब चलिए हम वापस से चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। अब हम डीबीटी चेक कैसे करेंगे इसके बारे में जो है जान लेते हैं। डीबीटी चेक करने के लिए सिंपल सा आपको अपना आधार कार्ड रेडी रखना है, और साथ ही आपको हम एक और चीज़ बता दें कि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर रिचार्ज होना चाहिए और वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं डीबीटी। आप भी यहाँ पे आकर के डीबीटी सर्च करिएगा। डीबीटी सर्च करने के बाद जो है जैसे नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चेक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने का जो ये वेबसाइट के पेज पे जो है कुछ इस प्रकार से आपको आ जाना रहेगा। जैसे आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद जो है UIDAI का जो है आपको एक लिंक दिखेगा बैंक सीडिंग चेक करने के लिए। इसके ऊपर आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपका बैंक सीडिंग नहीं होगा तो आपको बैंक में जा करके अपना इस प्रकार का फॉर्म जो है भर करके ब्रांच में जमा करना होगा, जिससे कि आपका जो है UIDAI की वेबसाइट से बैंक जो अकाउंट है वो सीडेड कर दिया जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका बैंक अकाउंट बिहार का ही होना चाहिए। आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो है अस्थायी होना चाहिए, और अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करिएगा, क्लिक हियर। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना आधार नंबर लॉगिन करना रहेगा। आधार नंबर से यहाँ पे लॉगिन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना रहेगा। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसे ही नीचे आपको फिल करके सेंड OTP करना होगा। जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो OTP चला जाएगा, फिर आपको नीचे OTP डालते हुए लॉगिन करना होगा। मैं ये प्रोसेस को हाइड करूँगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो जब आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है दिख रहा होगा, और OTP कुछ इस प्रकार से आएगा। OTP डालते हुए आपको जो लॉगिन कर जाना रहेगा। इसके बाद जो आपका आधार जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए। उसके बाद जो है आपको नीचे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस जो एक दिख रहा होगा। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा सेकंड कॉलम में बैंक सीडिंग स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद आपका कौन सा बैंक जो है सीडेड है UIDAI के वेबसाइट से, ये आपको शो होता हुआ नज़र आएगा। आपका जो भी बैंक जो है सीडेड होगा वो दिख रहा होगा, बैंक नेम दिखेगा, स्टेटस दिखेगा बैंक सीडिंग का,
और आपका जो लास्ट अपडेट डेट है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप जो है बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद जो है आप वही अकाउंट दीजिएगा रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बैंक आपका सीडेड होगा UIDAI के वेबसाइट पे। और आपका जो बैंक खाता है वो बिहार में ही खुला होना चाहिए, आपका बैंक ब्रांच है जो बिहार में ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।